हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द फिजियो स्कूल। आज हम हमारा जो बायोमैकेनिक्स में नेक्स्ट टॉपिक है लीनियर फोर्स सिस्टम और कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम, उसके बारे में पढ़ेंगे। ओके, तो सबसे पहले हम देख रहे थे कंपोजिशन ऑफ फोर्सेस क्या है। इसके बारे में मैंने लास्ट वीडियो में बायोमैकेनिक्स सीरीज़ में जो लास्ट वीडियो अभी हमने पढ़ा उसमें मैंने डिस्कस किया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है, सबसे पहले वो जाके वो वीडियो देखिए तो आपको ये वाली वीडियो ज़्यादा अच्छे से समझ आएंगी। ठीक है, तो हम कंपोजिशन में जब फोर्सेस जो एक ही ऑब्जेक्ट के ऊपर जब बहुत सारी फोर्सेस लग रही होती हैं तो उन सारी फोर्सेस का हम सम करते हैं, उन सारी फोर्सेस का हम टोटल करते हैं ताकि हमें पता चले कि उस ऑब्जेक्ट पे एक्चुअली फोर्स किस डायरेक्शन में लग रही है। तो उस वजह से उस ऑब्जेक्ट में मोशन हो रहा है कि नहीं, या वो रेस्ट पे है, और अगर मोशन हो रहा है तो किस डायरेक्शन में हो रहा है। तो ये सब जानने के लिए हम उस ऑब्जेक्ट पे लग रही सारी फोर्सेस का सम करते हैं। ठीक है, कि उस पर अनबैलेंस्ड फोर्स लग रही है, बैलेंस्ड फोर्स लग रही है। इसके बारे में भी हमने लास्ट वीडियो में बात की थी। अनबैलेंस्ड फोर्स अगर किसी ऑब्जेक्ट पे लग रही है तो उस ऑब्जेक्ट का मोशन होगा, क्योंकि उन सारी फोर्सेस का अगर हम टोटल करते हैं तो उसका टोटल इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो। जब सारी फोर्सेस का टोटल इज़ इक्वल टू ज़ीरो आता है, वैसी फोर्सेस को हम बैलेंस्ड फोर्स कहते हैं। तो उस फोर्सेस जब ऐसी बैलेंस्ड फोर्स किसी पे लगती है, किसी ऑब्जेक्ट पे, मतलब सारी फोर्सेस का टोटल अगर ज़ीरो आ रहा है तो वो ऑब्जेक्ट रेस्ट पे ही रहेगा, और अगर वो कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा है तो कांस्टेंट वेलोसिटी से ही चलता रहेगा। पर हमारी ह्यूमन बॉडी में कांस्टेंट वेलोसिटी से बहुत कम काम होते हैं, इसलिए कांस्टेंट वेलोसिटी वाला पार्ट हम नहीं रखते हैं, हम उसे इग्नोर करके रेस्ट वाला पार्ट ही रखते हैं। मतलब जब किसी हमारी बॉडी पे बैलेंस्ड फोर्स लग रही हो, मतलब ऐसी फोर्सेस जिनका टोटल ज़ीरो है, तो हमारी बॉडी हमेशा रेस्ट पे ही रहेगी। तो इसलिए हम फोर्सेस का कंपोजिशन करते हैं। ठीक है, तो उसके ऊपर आज हम दो फोर्स सिस्टम पढ़ेंगे, लीनियर फोर्स सिस्टम और कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम, और उनका कंपोजिशन कैसे करना है। उस फोर्स सिस्टम के अंदर जो जितनी भी फोर्सेस आ रही हैं उन सब फोर्सेस का टोटल कैसे करना है लीनियर और कॉन्करेंट सिस्टम में, वो हम देखेंगे। ठीक है, शुरू करने से पहले हम एक केस पढ़ेंगे साथ ही साथ, जो हमारी बुक में दे रखा है। वो एक लड़का है 20 ईयर्स का, जॉन अलेक्जेंडर। उसकी हाइट है 5 फीट 9 इंचेस, उसका वेट है 165 पाउंड्स। केजीज में देखें तो 75, और न्यूटन, मतलब अगर न्यूटन में कन्वर्ट करें तो 734 न्यूटन आता है। ठीक है, तो वो जो लड़का है उसके पोस्टरोलेटरल एस्पेक्ट ऑफ राइट नी, उसकी नी के पोस्टरोलेटरल एस्पेक्ट पे कोई गिर गया था और दूसरा प्लेयर आके उसकी नी पे गिर गया। उसकी वजह से उसके मीडियल साइड के लिगामेंट, एंटीरियर क्रूशियल लिगामेंट और मेनिस्कस में इंजरी आ गई। तो ऑर्थोपेडिक ने उसको कहा कि आप नी स्ट्रेंथनिंग करो। तो उसके लिए वो लेग प्रेस मशीन और फ्री वेट बूट मशीन यूज़ करता है। तो ये जो मशीन्स हैं इनके ऊपर हम इनके थ्रू जो फोर्सेस लग रही हैं उसके लेग के ऊपर, उसके एग्जांपल्स के थ्रू हम समझेंगे। ठीक है, तो ये जो लेग फुट मशीन है वो इसे कहते हैं, देखिए इसने यहाँ पे एक वेट बूट पहन रखा है। तो ये एक सिस्टम है। अभी ये नी स्ट्रेंथनिंग के लिए यूज़ होता है। तो जब ये अपना नी एक्सटेंड करेगा तो इसके ऊपर ये रेजिस्टेंस देगा, तो उसकी वजह से उसके क्वाड्रिसेप मसल स्ट्रेंथन होंगे। ठीक है, ऐसे ही लेग प्रेस मशीन भी उसको ऑर्थोपेडिक ने बोला है करने के लिए। तो इस एग्जांपल्स के थ्रू हम बहुत सारी लीनियर फोर्स सिस्टम और कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम और बाकी चीज़ें समझेंगे। सो विदाउट एनी फर्दर डू लेट्स गेट स्टार्टेड। एंड इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। आप प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए ताकि मुझे और मोटिवेशन मिले कि मैं और अच्छी वीडियोज़ बना सकूँ। ओके, थैंक यू। चलिए, तो सबसे पहले तो दोनों फोर्सेस की हम फिगर देखते हैं तो कैसे फोर्सेस दिखेंगी। ठीक है, तो लीनियर फोर्स सिस्टम में देखिए, फोर्स सिस्टम मतलब क्या होता है, एक ऐसा सिस्टम जिसमें एक ऑब्जेक्ट के ऊपर बहुत सारी फोर्सेस लग रही है। उसी ऑब्जेक्ट के ऊपर, सेम ऑब्जेक्ट के ऊपर बहुत सारी फोर्सेस लगती हैं, तो वो सारी फोर्सेस एक सिस्टम का पार्ट हो जाती है, तो उसे हम कहते हैं फोर्स सिस्टम। ठीक है, अब लीनियर फोर्स सिस्टम क्या है, देखिए इस लेग फुट के ऊपर दो फोर्स लग रही है, एक तो ग्रेविटी की और दूसरा ये वेट बूट जो उसने पहन रखा है उसकी। तो वो किसके ऊपर लग रही है, एक ही लेग फुट के ऊपर ही लग रही है, मतलब ये दोनों फोर्सेस एक ही सिस्टम का पार्ट हुई। ठीक है, अब ये फोर्सेस के वेक्टर देखिए, लीनियर फोर्स सिस्टम में वेक्टर इस तरह है, और कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम देखिए, इसमें वेक्टर की पोजीशन देखिए इस तरह है। ठीक है, सो सबसे पहले तो आप विजुअलाइज कर लीजिए कि लीनियर फोर्स सिस्टम में फोर्स वेक्टर्स ऐसे कुछ दिखते हैं और कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम में ऐसे कुछ पोजीशन है वेक्टर्स की। ठीक है, चलिए अब डीप में देखते हैं लीनियर फोर्स सिस्टम क्या होता है। सबसे पहले डेफिनेशन देखते हैं। लीनियर फोर्स सिस्टम एग्जिस्ट व्हेनेवर टू और मोर फोर्सेस एक्ट ऑन सेम सेगमेंट
इन सेम प्लेन एंड इन सेम लाइन। ठीक है, तो वो फोर्स सिस्टम जिसके अंदर जो फोर्सेस हैं वो सेम सेगमेंट पे पहले तो काम कर रही है। सबसे पहला क्राइटेरिया तो यही है कि फोर्स सिस्टम का पार्ट होने के लिए, एक ही फोर्स सिस्टम का पार्ट होने के लिए वो सारी फोर्सेस को उसी ऑब्जेक्ट पे लगना है। अगर वो कोई फोर्स किसी और ऑब्जेक्ट पे लग रही है तो वो इस फोर्स सिस्टम का पार्ट नहीं होंगी, वो दूसरे फोर्स सिस्टम का पार्ट हो जाएगी। ठीक है, चलिए, तो जो ऐसी फोर्सेस जो एक ही सेगमेंट पे लग रही हैं, एक ही लाइन में लग रही हैं, देखिए ये एक ही लाइन में है, और तो और एक ही प्लेन में लग रही है, मतलब सजाइटल प्लेन में, या तो सजाइटल प्लेन में लगेंगी, या तो फ्रंटल प्लेन में लगेंगी, या तो एंटीरियर पोस्टीरियर सॉरी या तो फिर हॉरिजॉन्टल प्लेन में लगेगी। ठीक है, तो मतलब वो या तो वो सारी एक ही लाइन में होनी चाहिए, एक ही प्लेन में होनी चाहिए, और एक ही सेगमेंट के ऊपर वर्क करनी चाहिए। अब डायरेक्शन उसकी अलग हो सकती है। देखिए ये फोर्स जो है इस डायरेक्शन में लग रही है और ये फोर्स इस डायरेक्शन में लग रही है, दोनों एक ही लाइन में है, चलो वो तो हो गया। एक ही प्लेन में, दोनों सजाइटल प्लेन के अंदर ही लग रही हैं और दोनों लेग फुट के ऊपर ही लग रही है। ठीक है, अब सपोज करिए कोई फोर्स ऐसे लग रही है, तो ये लीनियर फोर्स सिस्टम का पार्ट होगी? हाँ होगी, क्योंकि अगेन ये इसके तो लाइन में ही है। अगर यहाँ पे मैं मिटा कर ऐसे फोर्स बना दूँ तो ये दोनों अगेन लाइन में ही है, एक दूसरे के एक ही प्लेन में, उसी सजाइटल प्लेन में ही है और लेग फुट के ऊपर ही लग रही है। अगर यहाँ पे मैं ऐसे फोर्स बना दूँ तो ये लेग फुट के ऊपर ही लग रही है, एक ही लाइन में भी है, एक ही प्लेन में भी है और एक ही सेगमेंट पे लग रही है, तो भी वो लीनियर सिस्टम का पार्ट होगी। पर सपोज अगर मैं ऐसे करके फोर्स बना दूँ, ऐसे इधर फोर्स बना दूँ ये फीमर के ऊपर, तो वो इसका पार्ट होगी? नहीं, क्योंकि वो लेग फुट के ऊपर नहीं लग रही, उसका सेगमेंट बदल गया। सपोज चलिए इसी लाइन में मैंने यहाँ पे फोर्स बना दी, तो अब आप कहोगे कि ये एक ही लाइन में है, एक ही प्लेन में है, पर ये उसका पार्ट नहीं है क्योंकि ये फीमर पे लग रही है, इसका सेगमेंट बदल गया, तो ये इस फोर्स सिस्टम का पार्ट नहीं रहेगी। अब हम सपोज करिए कि मैंने ऐसे डायरेक्शन में बना दी, ठीक है, तो अब आप बोलोगे कि ये तो अभी उसी सेगमेंट पे लग रही है, उसी प्लेन में लग रही है, सजाइटल प्लेन में ही लग रही है, पर डायरेक्शन बदल गई। देखिए लाइन में नहीं है, इन दोनों की लाइन में नहीं है ये फोर्स। समझ गए डायरेक्ट सॉरी ऐसे अगर मैंने फोर्स बना दी तो ये भी अगेन सजाइटल प्लेन में ही लग रही है, पर ये इन दोनों के लाइन में नहीं है, ये लेग फुट के ऊपर ही लग रही है, पर ये इन दोनों के लाइन में नहीं है, इसलिए लीनियर फोर्स सिस्टम का पार्ट नहीं है। मतलब अगर किसी फोर्स को लीनियर फोर्स सिस्टम का पार्ट बनना है तो उस फोर्स को एक ही सेगमेंट पे लगना पड़ेगा, एक ही लाइन में लगना पड़ेगा और एक ही प्लेन में लगना पड़ेगा। समझ गए? चलिए, अब किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर ऐसी फोर्सेस लग रही हैं जो लीनियर फोर्स सिस्टम में है, मतलब एक ही लाइन में लग रही है, एक ही प्लेन में है, एक ही ऑब्जेक्ट पे लग रही हैं, तो उस ऑब्जेक्ट के ऊपर इतनी सारी फोर्सेस का इफेक्ट क्या होगा वो जानने के लिए हम उन फोर्सेस का क्या करेंगे? कंपोजिशन करेंगे। हमने अभी देखा, हम उन फोर्सेस को क्या करेंगे? प्लस करेंगे। तो जो लीनियर फोर्स सिस्टम में जो फोर्सेस होती हैं उनको प्लस कैसे करना है? उनको हम प्लस करने के लिए हम उनका एरिथमेटिक सम करेंगे। एरिथमेटिक सम मतलब नॉर्मली जो हम प्लस करते हैं, मैथमेटिकली हम जो प्लस करते हैं हम वो प्लस करेंगे कंसिडरिंग द पॉजिटिव एंड नेगेटिव वैल्यू। मतलब हमें पता है फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, उसका मैग्नीट्यूड भी होता है, डायरेक्शन भी होता है। मतलब अगर उसके ऊपर मैग्नीट्यूड लिखा है कि ये 48 न्यूटन फोर्स है, 40 न्यूटन फोर्स है, तो उसके साथ उसका डायरेक्शन भी होगा, प्लस में है माइनस में है, तो वो डायरेक्शन की वजह से उसके आगे एक साइन लगेगा कि अगर इस डायरेक्शन में है तो प्लस में है, इस डायरेक्शन में है तो माइनस में है। वो साइन कैसे होंगे वो भी हमने पास्ट वीडियोज़ में देखा था कि कैसे होगा। वाई एक्सिस के अलॉन्ग देखिए, सबसे पहले तो अगर ऊपर के डायरेक्शन में फोर्स लग रही है वाई एक्सिस में तो वो प्लस कहलाएगी, और नीचे के डायरेक्शन में फोर्स लग रही है तो वो माइनस कहलाएगी। ठीक है, अब दूसरी अगर कोई एक्सिस देखें, अगर हम दूसरी कोई एक्सिस देखें, सपोज हम देखें जेड एक्सिस, तो जेड एक्सिस मतलब एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस, तो अगर एंटीरियरली कोई फोर्स लग रही है उस एक्सिस के अलॉन्ग तो वो प्लस कहलाएगी, और अगर पोस्टीरियर लग रही है तो वो क्या कहलाएगी? माइनस। और वैसे ही अगर हम एक्स एक्सिस को देखें, जिसको हम कहते हैं लेटरल एक्सिस भी कहते हैं, या फिर हम राइट लेफ्ट एक्सिस कहें, तो अगर राइट साइड में फोर्स लग रही है तो वो प्लस कहलाएगी और लेफ्ट साइड में लग रही है तो वो माइनस कहलाएगी। इसे याद रखने के लिए मैंने बताया था तरीका कि जो प्लस मतलब पॉजिटिविटी, ज़िंदगी में पॉजिटिविटी कब आएगी? एक तो जब आप ऊपर की तरफ बढ़ेंगे, मतलब अप साइड बढ़ेंगे, फॉरवर्ड की तरफ मतलब आगे बढ़ते रहेंगे, और राइट साइड बढ़ेंगे तब, राइट मतलब
राइट, कोई चीज़ राइट है, उसके वर्ड में ही राइट लिखा है, मतलब वो चीज़ सही है, ठीक है। तो वो जब तीनों चीज़ें होंगी तब वो क्या होगी, पॉजिटिविटी लाएगी आपकी लाइफ में। मतलब अगर ऊपर के डायरेक्शन में जाओगे, आगे के डायरेक्शन में जाओगे और राइट साइड जाओगे तो आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी बढ़ेगी, मतलब उसका साइन क्या आएगा, पॉजिटिव। वैसे ही अगर आप नीचे की डायरेक्शन में जा रहे हो, पीछे की डायरेक्शन में जा रहे हो या फिर लेफ्ट साइड जा रहे हो तो आपका ज़िंदगी में क्या आएगी, नेगेटिविटी। ऐसे याद रखने के लिए आप कर सकते हो। तो मतलब अगर वाई एक्सिस के अलोंग मोशन हो रही है तो अगर अप साइड मोशन होगी तो हम उसको पॉजिटिव साइन देंगे, डाउनवर्ड मोशन होगी तो हमें नेगेटिव देंगे। वाई एक्सिस हो गया। अब एक्स एक्सिस में अगर राइट साइड मोशन हो रही है तो हम उसको पॉजिटिव दे देंगे, और अगर लेफ्ट साइड मोशन हो रही है तो हम उसको नेगेटिव दे देंगे। वैसे जेड एक्सिस में अगर आगे की तरफ फॉरवर्ड मोशन हो रही है तो पॉजिटिव देंगे, और अगर बैकवर्ड की तरफ मोशन होगी तो हम उसको क्या देंगे, नेगेटिव साइन देंगे। समझ गए आप साइन के बारे में। चलिए, तो इस फिगर में जो भी हम समझ रहे हैं, इसमें डायरेक्शन क्या है, अलोंग वाई एक्सिस हो रहा है मोशन, अलोंग वाई एक्सिस फोर्स लग रही है, और दोनों फोर्सेस की डायरेक्शन में लग रही है नीचे की डायरेक्शन में। तो हमने अभी क्या देखा था, नीचे की डायरेक्शन में जाओगे तो मतलब आप नेगेटिव फील करोगे, तो हम इन दोनों फोर्सेस को क्या साइन दे देंगे, माइनस माइनस। तो यहाँ ग्रेविटी की जो फोर्स है, और एक और बात, यहाँ पे ये ग्रेविटी की फोर्स यहाँ से क्यों शुरू कर रहे हैं वेक्टर बनाना, क्योंकि हमने लास्ट वीडियोस में देखा था ग्रेविटी कहाँ पे लगती है, सेंटर ऑफ मास पे। तो ये लेग फुट सेगमेंट का सेंटर ऑफ मास ये पॉइंट है, तो यहाँ से हमने इसका वेक्टर बनाना शुरू किया है, ठीक है। और जो वेट बूट ऑन लेग फुट जो वेक्टर है उसका पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ये है, क्यों, क्योंकि वेट बूट और लेग के बीच में सबसे ज़्यादा कॉन्टैक्ट अगर किसी पॉइंट पे आ रहा है तो वो इस पॉइंट पे आ रहा है, तो इस पॉइंट से हम उसका वेक्टर बनाना शुरू करेंगे। इसके बारे में भी हमने पास वीडियोस में पढ़ा है, आप वो वीडियोस जाके ज़रूर देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए, अब हम देखेंगे तो इसका नेट बैलेंस कितना होगा हमारा। हमने देखा तो ये -48 और ये -40, तो इन दोनों को हमें क्या करना है, प्लस करना है, ठीक है। तो हम वो मैथ्स का फॉर्मूला लगाएंगे, प्लस माइनस माइनस, -48 -40, मतलब दोनों को प्लस करके आंसर आएगा -88। तो ये जो पूरी लीनियर फोर्स सिस्टम इस पर लग रही है, इसका अगर रिजल्टेंट वेक्टर हम फाइंड करेंगे तो उसकी वैल्यू कितनी आएगी, -88। और अगर वो वेक्टर हमें बनाना है इसके ऊपर तो वो हम ऐसे बना देंगे। तो वो वेक्टर कैसा होना चाहिए, वो उन दोनों वेक्टर की लाइन में होना चाहिए। वो कौन से दो वेक्टर, जो जिसको हमने प्लस करके रिजल्टेंट लाया है, वो जो वेक्टर्स है उन्हीं की लाइन में रिजल्टेंट वेक्टर होना चाहिए, और डायरेक्शन उसकी साइन के हिसाब से। अब -88 आंसर आया तो डायरेक्शन किस डायरेक्शन में होगा, नीचे की डायरेक्शन, क्योंकि माइनस आया। अगर सपोज पॉजिटिव आंसर आता तो हम डायरेक्शन ऊपर करते, ठीक है, और उसकी लेंथ उस हिसाब से होनी चाहिए। अब 48 की लेंथ इतनी है, 40 की 80 है, तो 88 की लेंथ हमने इतनी कर दी, समझ गए। तो ऐसे आपने लीनियर फोर्स सिस्टम समझा और उसका रिजल्टेंट समझा, ठीक है। चलिए, अब इस फिगर में एक बार देखते हैं कि ये जो लग रही है इस पे फोर्सेस, इसकी वजह से क्या हो रहा है। आंसर हमारा क्या है, -88। तो वो ये जो -88 आया, ये बैलेंस्ड फोर्सेस है, अनबैलेंस्ड फोर्सेस है, ऑब्वियसली अनबैलेंस्ड, क्योंकि हमने पढ़ा था बैलेंस फोर्सेस मतलब उनका टोटल कितना आना चाहिए, 0 आना चाहिए, पर यहाँ टोटल कितना आ रहा है, -88। तो अब इस लेग फुट सेगमेंट पे कैसी फोर्स लग रही है, अनबैलेंस फोर्सेस, मतलब उसकी वजह से लेग फुट सेगमेंट किस में आएगा, मोशन में आएगा। और किस डायरेक्शन में मोशन में आएगा, नीचे की डायरेक्शन, क्योंकि अनबैलेंस फोर्स का जो वेक्टर का डायरेक्शन है वो भी नीचे की डायरेक्शन में, तो उसी डायरेक्शन में भी ये लेग फुट सेगमेंट मूव करेगा, क्योंकि एक तो इस पर अनबैलेंस फोर्स लग रही है, ठीक है। तो अब इस लेग फुट सेगमेंट को मोशन में ना लाके उसे इक्विलिब्रियम मतलब रेस्ट पे लाना हो तो हमें और बाकी ऐसी कोई फोर्स चाहिए होगी जो इस डाउनवर्ड फोर्स को बैलेंस कर सके, मतलब वो ऊपर की डायरेक्शन में होगी और इसके इक्वल होगी। तो हमें ऐसी फोर्सेस लानी पड़ेगी जो इस अनबैलेंस फोर्स के इक्वल हो और साथ ही साथ ऑपोजिट डायरेक्शन में हो, मतलब हमें दूसरी ऐसी फोर्स लानी पड़ेगी। तो ऐसी दूसरी फोर्स हम कहाँ से लाएंगे वो भी हम आगे देखते हैं। आप समझ गए इतना। इस लेग फुट सेगमेंट पे एक अनबैलेंस फोर्स लग रही है -88 न्यूटन की, तो ये लेग फुट सेगमेंट मोशन में जाएगा, किस डायरेक्शन में, नीचे की डायरेक्शन में, क्योंकि फोर्स किस डायरेक्शन में है, नीचे की डायरेक्शन में। तो इस लेग फुट सेगमेंट को नीचे की डायरेक्शन में रोकने के लिए हमें दूसरी फोर्स लगानी पड़ेगी जो इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में होगी और इसके इक्वल होगी, ठीक है। चलिए वो देखते हैं कि कैसे करना है। चलिए, तो उसके और एक और, तो वो उस पे लेग फुट सेगमेंट पे अब यहाँ पे फोर्स कौन लगा रहा है पहले वो देखते हैं। एक तो ये वेट बूट फोर्स लगा रहा है क्योंकि वो उसके कांटेक्ट में, दूसरी चीज़ क्या कांटेक्ट में है इसके, ये फीमर। अब हमने लास्ट वीडियोस में देखा था बोन
एक दूसरी बोन को धक्का ही मारती है, वो हमेशा बोन को पुश करती है, एक बोन दूसरी बोन को। तो अगर हम सपोज करें कि फीमर लेग फुट सेगमेंट पे फोर्स लगा रहा है, तो फीमर हमेशा टीबिया को पुश ही करेगा, क्योंकि एक बोन दूसरी बोन को पुश करती है। और हमने पास्ट वीडियोस में पढ़ा था, जब एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट को पुश करता है तो जो वेक्टर है वो डायरेक्शन उसकी ऑपोजिट होगी टू फ्रॉम द सोर्स। तो यहाँ पे अगर फोर्स का सोर्स फीमर है तो उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में हम बनाएंगे वेक्टर। फीमर का जो फोर्स लग रहा है टीबिया पे, उसका वेक्टर इस डायरेक्शन में होगा, क्योंकि फीमर हमेशा टीबिया पे पुश करेगा। ठीक है, तो अगेन ये इसी डायरेक्शन में हो गया जिस डायरेक्शन में ये पहले दो फोर्सेस थे। तो ये फोर्स काम लगेगा हमको बैलेंस करने के लिए? नहीं, और नीचे उल्टा और वेट, ये पूरा लेग फुट सेगमेंट और नीचे की तरफ जाएगा। तो फीमर का फोर्स तो हम अभी इग्नोर करेंगे। ठीक है, और जो ऐसी फोर्सेस हैं, और ये जो दो फोर्सेस हैं, ये क्या कर रही हैं, ये फीमर को और टीबिया को एक दूसरे से दूर कर रही हैं, दो बोन को एक दूसरे से दूर कर रही हैं, नीचे की डायरेक्शन में ले जा रही है इसको। तो जो ऐसी फोर्सेस हैं जो दो बोनी सेगमेंट को एक दूसरे से दूर करती हैं, उन्हें हम कह रहे हैं, उनको हम कहते हैं डिस्ट्रैक्शन फोर्सेस। सो इस एग्जाम्पल में जो हमारी डिस्ट्रैक्शन फोर्सेस हैं, ये ग्रेविटी के और वेट बोट जो फोर्सेस हैं वो एक डिस्ट्रैक्शन फोर्सेस की तरह बिहेव कर रही हैं। क्यों? क्योंकि ये फीमर और टीबिया को एक दूसरे से अलग कर रही हैं। ठीक है, चलिए, और हमको एक्चुअली में इस पूरे सेगमेंट को बैलेंस करने के लिए कौन सी फोर्स, कैसी फोर्स चाहिए, जो इन दोनों के इक्वल हो, जिनका टोटल इन दोनों के इक्वल हो और ऊपर की डायरेक्शन में हो। ठीक है, तो वैसी फोर्स के लिए हमारे पास आता है कैप्सुलोलिगामेंटस स्ट्रक्चर्स। ठीक है, अब ये नी जॉइंट एक कैप्सूल है, साइनोवियल जॉइंट है, इसके आजू बाजू एक कैप्सूल होती है और लिगामेंट्स होते हैं। तो ये क्या करते हैं, ये किसी भी चीज़ को अपनी तरफ पुल करते हैं, अपनी तरफ खींचते हैं। तो इनकी डायरेक्शन क्या होगी, ऐसी होगी। तो हमारे पास ऐसी फोर्स चाहिए हमको इस लेग फुट सेगमेंट को बैलेंस करने के लिए। तो ऐसी फोर्स हमें कौन देंगे, ये कैप्सुलोलिगामेंटस स्ट्रक्चर जो ये जॉइंट के आजू बाजू होंगे। चलिए, तो कैसे, अब ये देखिए हमारे पास दो नए वेक्टर आ गए, PCLF और ACLF। तो क्या किया, यहाँ पे जो पूरा कैप्सूल था ना, इसको हमने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, एंटीरियर कैप्सूल और पोस्टीरियर कैप्सूल। तो अब एंटीरियर कैप्सूल जो है ना वो लेग फुट पे फोर्स लगा रही है और पोस्टीरियर कैप्सूल लेग फुट पे फोर्स लगा रही है। और किस डायरेक्शन में फोर्स लगा रही है, ऊपर की डायरेक्शन में। अब आप बोलेंगे ऐसे क्यों नहीं बनाया आपने वेक्टर, ऐसे वेक्टर क्यों नहीं बनाए? क्यों? क्योंकि जो हमारे पास जो कैप्सूल के फाइबर और लिगामेंट के फाइबर है ना, उनकी डायरेक्शन ऐसी है, ऐसे जा रहे हैं वो लोग, ऐसे। तो हमें क्या करना है, वेक्टर को ऐसे फॉलो करना है इस फाइबर्स को। अब आप वेक्टर ऐसे नहीं बना सकते, ऐसे करके आप वेक्टर नहीं बना सकते, वेक्टर हमेशा स्ट्रेट लाइन में होना चाहिए। तो आप क्या करेंगे, उन फाइबर की डायरेक्शन को फॉलो करेंगे और ऐसे सीधी लाइन में फिर वेक्टर बना देंगे। ये एंटीरियर कैप्सूल के फाइबर ऐसे जा रहे हैं तो हमने ऐसे वेक्टर बना दिया, पोस्टीरियर फाइबर के कैप्सूल ऐसे जा रहे हैं तो हमने उसको फॉलो करके ऐसे वेक्टर बना दिया। ठीक है, तो हमारे पास दो नए वेक्टर आ गए, ACLF और PCLF। तो ACLF क्या है, एंटीरियर कैप्सूल ऑन लेग फुट सेगमेंट, और PCLF क्या है, पोस्टीरियर कैप्सूल ऑन लेग फुट सेगमेंट। तो ये दोनों चीज़ें जो हैं ये इसको पुल करिए, मतलब ऊपर की डायरेक्शन में यहाँ पे फोर्स लग रही है। ठीक है, और हमने ऐसे एज्यूम कर लिया कि एंटीरियर कैप्सूल और पोस्टीरियर कैप्सूल दोनों इक्वल फोर्स लगा रही है, उसकी वजह से हमने दोनों के जो वेक्टर की जो लेंथ है वो भी हमने सेम रखी है। ठीक है, चलिए, तो अब देखते हैं। तो हम लोग ने अभी समझा कि हमें वेक्टर हमेशा स्ट्रेट लाइन में बनाना है और उन फाइबर्स की डायरेक्शन को फॉलो करके वेक्टर्स को स्ट्रेट लाइन में ऐसे बना देना। चलिए, तो अब आप बताइए, ये जो दो वेक्टर हैं वो इन दोनों वेक्टर के साथ लीनियर फोर्स सिस्टम बना रहे हैं? नहीं। क्यों नहीं बना रहे? क्योंकि वो लोग सेम लाइन में नहीं है। भले वो एक ही ऑब्जेक्ट पे वर्क कर रहे हैं, लेग फुट सेगमेंट के ऊपर ही वर्क कर रहे हैं, एक ही प्लेन के अंदर हैं, पर ये दोनों वेक्टर इन दोनों वेक्टर के साथ लाइन में है नहीं। ये दोनों तो इस लाइन में है और ये दोनों तो अपनी ही कोई लाइन बना के घूम रहे हैं। तो ये दोनों वेक्टर लीनियर फोर्स सिस्टम का पार्ट नहीं है। ठीक है, लीनियर फोर्स सिस्टम नहीं बना रहे क्योंकि वो लाइन में नहीं है। ठीक है, पर हमें तो ऐसी फोर्सेस चाहिए जो लीनियर फोर्स सिस्टम में हो। इसको बैलेंस करने के लिए हमें ऐसा फोर्स चाहिए जो लीनियर फोर्स सिस्टम का पार्ट हो और इन दोनों वेक्टर जो हमने पहले दो वेक्टर का प्लस करके -88 न्यूटन लाया उसके इक्वल हो, मतलब +88 न्यूटन उसका मैग्नीट्यूड होना चाहिए और वो लीनियर फोर्स सिस्टम का पार्ट होना चाहिए, तभी ये सेगमेंट क्या आएगा,
तभी ये पूरा सेगमेंट हमारा इक्विलिब्रियम में आएगा, ठीक है। पर ये दोनों फोर्सेस तो लीनियर फोर्स सिस्टम का पार्ट बन नहीं पा रहे क्योंकि लाइन में है ही नहीं। तो हम कैसे हम अब आगे करेंगे, तो देखिए चलिए, तो अब हम एक चीज़ देखते हैं। अगर ये दो फोर्सेस के वेक्टर्स को अगर मैं ऐसे करके एक्सटेंड करूँ ना, तो ये दोनों एक पॉइंट पे आके मिल रहे हैं, यहाँ पे मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे। तो जब कोई दो फोर्स के वेक्टर एक ही सेगमेंट के ऊपर वर्क कर रहे हो, मतलब एक ही ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगा रहे हैं, पर वो लोग एक लाइन में नहीं हैं, पर अगर आप उन्हें एक्सटेंड करो उनके वेक्टर्स को और वो एक पॉइंट पे आके मिल जाएं, तो ऐसी फोर्सेस को हम कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम का पार्ट मानते हैं। लीनियर फोर्स सिस्टम में कैसा था, एक लाइन में होते हैं, एक प्लेन में होते हैं और एक ही ऑब्जेक्ट पे लग रहे होते हैं। पर कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम में क्या है, एक लाइन में तो वो नहीं है पर एक ही ऑब्जेक्ट पे लग रहे हैं, ठीक है। और उनके अगर आप फोर्स वेक्टर को एक्सटेंड करोगे तो वो एक पॉइंट पे आके दोनों मिल रहे हैं। तो ऐसे फोर्सेस को हम पार्ट मानते हैं कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम का, ठीक है। तो ये जो हमारे दो वेक्टर हैं ये क्या हो गए, कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम का पार्ट हो गए। चलिए, तो अब हमने जैसे लीनियर फोर्स सिस्टम में दो वेक्टर्स को प्लस किया था, वैसे कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम में भी हम दो वेक्टर्स को प्लस कर सकते हैं। तो उनको प्लस करने के लिए हम यूज़ करते हैं पैरेललोग्राम का मेथड, कंपोजिशन बाय पैरेललोग्राम, ठीक है। वो कैसे होता है, चलो देखिए। अब हमने यहाँ पे ये दो फोर्सेस जो थी हमारी, जो कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम का पार्ट थी, उनका एक रिजल्टेंट वेक्टर बना दिया जो है ये कैसे बना वो अभी हम देखते हैं। ये जो दो फोर्सेस हैं उनका रिजल्टेंट है ये, और ये बनाने का तरीका है पैरेललोग्राम का मेथड। तो पैरेललोग्राम क्या होता है, सबसे पहले वो देखते हैं। पैरेललोग्राम एक ज्योमेट्रिकल शेप है, वो ऐसा दिखता है। पैरेललोग्राम क्यों कहते हैं, क्योंकि ऑपोजिट साइड उनकी एक दूसरे के पैरेलल होती है। देखिए ये वाली साइड जो है ये इसके पैरेलल है ऑपोजिट साइड के, वैसे ये वाली साइड जो है ऑपोजिट साइड, ये दोनों पैरेलल है, ठीक है। तो ऐसे ज्योमेट्रिकल शेप को पैरेललोग्राम कहते हैं। तो इस फिगर में देखिए ये पूरा पैरेललोग्राम बना, ये वाली साइड इसके ऑपोजिट साइड दोनों एक दूसरे के पैरेलल है, वैसे ये दोनों ऑपोजिट साइड दूसरे के पैरेलल है, तो ये पूरा पैरेललोग्राम बन गया। अब पैरेललोग्राम बनाना कैसे है फोर्स सिस्टम में, देखिए अगर सपोज हमें क्या करना है, फोर्स वेक्टर के हेड से एक वेक्टर बनाना शुरू करना है जो उस एडजेसेंट वेक्टर के पैरेलल हो। मतलब अगर सपोज करिए ACLF के हेड से मैं एक वेक्टर बनाऊं जो PCLF के पैरेलल हो, मतलब मैंने ऐसे करके एक वेक्टर बना दिया जो इसके पैरेलल है और इसके हेड से स्टार्ट किया, मैंने यहाँ से स्टार्ट किया और इसके पैरेलल एक वेक्टर बना दिया। वैसे ही मैंने इसके हेड से एक वेक्टर बनाना शुरू किया जो इसके पैरेलल होना चाहिए, ऐसे करके मैंने बना दिया। समझ गए आप? तो ये हमारा तरीका है पैरेललोग्राम, मतलब जो वेक्टर है उसके हेड से स्टार्ट करो और दूसरे वेक्टर के वो पैरेलल होना चाहिए, वैसे ही इसके हेड से स्टार्ट करो और ये दूसरे वेक्टर के पैरेलल होना चाहिए, ठीक है। अब आप बोलेंगे कि मैं ऐसे भी तो बना सकती थी, एक मिनट मैं ये चेंज कर लेती हूँ कलर। अब आप बोलेंगे मैं ऐसे भी तो बना सकती थी, ये भी तो इसके पैरेलल ही हुआ, और यहाँ पे भी मैं ऐसे बना दूँ, अगर इसके हेड से शुरू करूँ यहाँ पे बनाना तो ये और ये भी तो पैरेलल ही हुए, ठीक है। अब मत समझिए, देखिए अगर मैं यहाँ से हेड से स्टार्ट करके ऐसे बनाऊँ तो ये तब भी इसके पैरेलल ही कहलाएगा, ठीक है। और ये वाले हेड से बनाऊँगी तो ये और ये भी पैरेलल होंगे, पर ये हम नहीं बना सकते क्योंकि ये दोनों कभी आगे जाके मिलेंगे नहीं। ये मिलेंगे नहीं, मिल किस पॉइंट पर रहे हैं, यहाँ पे इस साइड मिल रहे हैं, तो हम इस साइड वेक्टर बनाएंगे। तो हमको बहुत सारी चीज़ें ध्यान में रखनी, एक तो हेड से बनाना शुरू करना है और दूसरा वो एक पॉइंट पे मिलने चाहिए आके। तो हमने ये जो अलग से दो वेक्टर बनाए ये एक पॉइंट पे आके मिल गए और ये पूरा एक शेप बना लिया हमने जिसको हम कहते हैं पैरेललोग्राम। और इस पैरेललोग्राम का जो डायगोनल होगा ना, डायगोनल जो दो ऑपोजिट कॉर्नर्स को जो ज्वाइन करने वाली लाइन होती है उसे हम डायगोनल कहते हैं, वो डायगोनल ये रिजल्टेंट वेक्टर कहलाएगा। तो आप सब बोलेंगे कि ये भी तो डायगोनल है, ये क्यों नहीं है आंसर, क्योंकि वो डायगोनल जो है वो ऐसा होना चाहिए जिसका पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑब्जेक्ट के ऊपर ही रहना चाहिए। अब आप ये वाला डायगोनल यूज़ करेंगे तो ये कहाँ, ऑब्जेक्ट तो यहाँ पे हमारा, ये डायगोनल का यहाँ होने का कोई मतलब ही नहीं है, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन तो ये होना चाहिए। तो हमने ये डायगोनल को मानना है और ये जो डायगोनल हमारा बना इस पैरेललोग्राम का यही हमारा रिजल्टेंट होगा, किसका, ये दो फोर्सेस का जो कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम का पार्ट थी। समझ गया? ऐसे हम लोग कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम का पार्ट समझते हैं, ठीक है। तो हमारे पास एट द एंड एक फोर्स आ गई जो ऐसी डायरेक्शन में है,
और हमें ऐसी ही फोर्स चाहिए थी क्या करने के लिए, इस सेगमेंट को बैलेंस करने के लिए। तो हमने क्या किया, देखिए, तो ये दोनों हमने सेगमेंट देखे, इनका हमने एक रिजल्टेंट बनाया था ऐसे लाइन में, जिसका वैल्यू कितनी थी -88 न्यूटन, ठीक है। और अब ये दोनों फोर्सेस था, इनका हमने एक रिजल्टेंट पैरेललोग्राम यूज़ करके बनाया, और हम एज्यूम कर रहे हैं कि इसकी वैल्यू हो गई है +88 न्यूटन। तो ये पूरा सेगमेंट हो गया बैलेंस्ड, क्योंकि पूरी सारी फोर्सेस होगी बैलेंस्ड। ये दोनों फोर्सेस देख रहे हैं आप, लीनियर हैं एक दूसरे के, एक ही लाइन में हैं, एक ही ऑब्जेक्ट पे लग रही हैं, एक ही प्लेन में है, भले डायरेक्शन ऊपर नीचे का है, इसलिए ये +88 है क्योंकि ऊपर की डायरेक्शन में लग रही है, और ये -88 है क्योंकि नीचे डायरेक्शन में लग रही है, पर इनका टोटल क्या आएगा, 0। तो मतलब ये इस पूरे सेगमेंट पे कैसी फोर्स लग रही है, बैलेंस फोर्सेस, और बैलेंस फोर्स लग रही है मतलब ये पूरा जो सेगमेंट है वो किस में है, इक्विलिब्रियम, मतलब ये रेस्ट पे है। समझ गए आप? ऐसे हमने कॉन्करेंट और लीनियर फोर्स सिस्टम पढ़ना है, ठीक है। और अगर किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर एक से ज़्यादा फोर्सेस लग रही हैं जो कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम का पार्ट हैं, तो आप उधर क्या करोगे। सपोज कीजिए हमने अभी देखा ये एक फोर्स ऐसी लग रही थी, एक फोर्स ऐसी लग रही थी, तो हमने तो इनका पैरेललोग्राम ऐसे बना के एक रिजल्टेंट बना दिया, ठीक है। अब सपोज कीजिए एक ये इसके अलावा भी एक ऐसी फोर्स भी लग रही है, तो ये भी कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम का पार्ट ही हुई। अब सपोज कीजिए यहाँ सपोज कीजिए यहाँ पे एक और 3 फोर्स लग रही है इस पॉइंट पे, ठीक है। तो ये तीनों फोर्सेस कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम का पार्ट हुई, पर अब इसका रिजल्टेंट आप कैसे फाइंड करोगे। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, किसी 2 फोर्सेस का पैरेललोग्राम बना के उनका रिजल्टेंट फाइंड कर लोगे। सपोज मैं करूँ, चलिए मैं इसको मिटा देती हूँ और 3 अलग अलग फोर्सेस बनाती हूँ। तो देखिए, एक मैंने फोर्स बना दी येलो से, एक फोर्स ये येलो से लग रही है, ठीक है, एक फोर्स लग रही है हमारी ब्लू, और एक फोर्स लग रही है हमारी ब्लैक से। चलिए, ये 3 फोर्स लग रही हैं और इन तीनों का पॉइंट एक जगह के मिल रहा है, और ये एक ही ऑब्जेक्ट पे लग रही है, तो ये तीनों कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम का पार्ट हुई। अब इसका रिजल्टेंट आप कैसे फाइंड करोगे। तो पहले तो आप कोई 2 फोर्सेस चूज़ करोगे और उनका रिजल्टेंट फाइंड करोगे। तो सपोज मैंने सोचा चलो मैं इन दोनों फोर्सेस का पहले रिजल्टेंट फाइंड करूँगी, तो मैंने इनका पैरेललोग्राम बना दिया ऐसे करके, मैंने एक पैरेललोग्राम बना दिया ऐसे करके, और ये रिजल्टेंट मेरा आ गया। तो ये दोनों फोर्सेस का रिजल्टेंट ये रहा। अब इस रिजल्टेंट को और इन दोनों का मैं एक पैरेललोग्राम बनाऊंगी और उसका रिजल्टेंट फाइंड करूंगी। तो ये जो मेरा लास्ट में बना, सारी फोर्सेस का पैरेललोग्राम बना के जो लास्ट में मेरे को मिलेगा, वो मेरा रिजल्टेंट फोर्स वेक्टर होगा। समझ गए? तो पहले अगर 2 से ज़्यादा फोर्सेस हैं कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम के अंदर, तो आप पहले कोई दो फोर्सेस उठा के उनका पैरेललोग्राम बना के उसका रिजल्टेंट फाइंड करोगे, फिर उसी रिजल्टेंट से बाकी फोर्सेस के साथ मिला के उसका रिजल्टेंट फाइंड करोगे। समझ गए? मतलब 2 फोर्सेस उठाओ, उनका रिजल्टेंट फाइंड करो, फिर उस रिजल्टेंट फोर्स को तीसरी फोर्स के साथ बना के पैरेललोग्राम बनाओ। तो ऐसे करके जितनी भी फोर्स होंगी उस कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम के अंदर, ऐसे एक एक करके आप उसका पूरा पैरेललोग्राम बना के एक फाइनल रिजल्टेंट वेक्टर आप बनाओगे, ठीक है। और एक और तरीका होता है ट्रिग्नोमेट्रिकली फाइंड करने का, तो वो मैं दूसरी वीडियोस में बताऊंगी। इस टाइम के लिए आपको बस इतना समझना है कि लीनियर फोर्स सिस्टम क्या होता है और कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम क्या होता है, ठीक है। आई होप आप समझ गए होंगे। कोई डाउट्स हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।